जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णमाला के बारे में। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षा में आते हैं। किसी किसी परीक्षा में 2 से 3 नंबर के, किसी में 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप वीडियो में पूरा बने रहें। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखें तब तक वर्णमाला सही से आएगा भी नहीं। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और आपसे एक निवेदन और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो होता है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि जो होती है वो वर्ण कहलाती है। और जो ध्वनि होती है, इसीलिए कहा है ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई, सबसे न्यूनतम जो इकाई होती है वो ध्वनि होती है। वर्ण को अगर नहीं कहा, अगर कहा जाए कि सबसे न्यूनतम इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, ध्वनि के बाद वर्ण आता है, इसीलिए कहा गया प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। अब इसके आगे देखेंगे, हिंदी में वर्णों की मूल संख्या जो है, वर्ण की जो मूल संख्या है वो 44 है और जो कुल संख्या है वो 52 है। मूल संख्या कितनी है? अगर पूछा जाए मूल संख्या कितनी है हिंदी में वर्णों की, तो वो है 44। और जो कुल संख्या के बारे में पूछा जाए तो वो है 52। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि मूल संख्या कौन सी है और टोटल जो संख्या है वो कौन कौन सी हैं और वो किस में आती हैं। सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब जानते हैं वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णों के क्रम रूप को, वर्णों के क्रम रूप को, एक एक वर्ण जो मिल के बनते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले देखें कि वर्ण किसको कहते हैं। तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। और जो ध्वनि होती है वो सबसे न्यूनतम इकाई मानी जाती है। इसमें सबसे मूल संख्या जो है वर्ण की वो 44 है, कुल संख्या जो है वो 52 है। इसके बाद वर्ण हो जाता है, तो वर्ण के बाद आता है वर्णमाला। वर्ण से ही वर्णमाला बनता है। वर्णों के क्रम रूप को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं कि वर्णमाला बोध के रूप, वर्णमाला के कितने रूप हैं इसके बारे में देखेंगे। तो वर्णमाला बोध जो है ये 3 हैं, इसके कुल 3 रूप हैं। पहला आता है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, दूसरा आता है वायु संवेग के आधार पर वर्ण, और तीसरा आता है तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण। इसके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण जो है वो 2 है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में, फिर पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। तो कुछ नोट्स हैं उसके बारे में भी ध्यान देते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। और उच्चारण स्थान के आधार पर भेदों को, उच्चारण स्थान के आधार पर भेदों को वर्ण का भेद भी कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे स्वर वर्ण के बारे में। जब जानेंगे स्वर वर्ण होते क्या हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, अत्यंत कम समय लगता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण को के उच्चारण में जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो सबसे कम समय जो लगता है, अत्यंत कम समय लगता है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। और इसमें देख लेंगे कि ये कौन कौन से हैं, ये कितने हैं। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या जो है वो 11 है। अगर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए क्वेश्चन कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है, तो वो 11 है। जिनका क्रम क्या है? आ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। क्रम देख लेंगे। आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसको आप छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
री, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से आपको याद हो उस तरीके से आप पढ़िए, बस आपको क्वेश्चन देखना है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर के लिए देखना है। तो इसलिए आपको जिस तरीके से भी याद हो उस तरीके से आप याद कर लेंगे। बस इतना जानेंगे कि स्वर होते कौन कौन से हैं, स्वर होते कौन हैं और कितने स्वर हैं ये भी देखेंगे। अब फिर जानते हैं कि स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के कुल मुख्य जो हैं वो 3 हैं। स्वर वर्ण के जो है मुख्य जो भेद हैं वो 3 हैं और कुल जो है 4 हैं। इसको भी देखेंगे। मुख्य भेद जो हैं वो 3, कुल भेद 4। तो इसमें देख लेंगे कौन कौन से हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, फिर है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर और चौथा है प्लुत स्वर। अब कुछ विद्वान जो मानते हैं दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इसमें जो लिखा गया है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को एक मान के इसके हिसाब से मुख्य जो है 3 भेद ही माना जाता है। तो इसमें यही लिखा भी गया है, कुछ विद्वान उच्चारण स्थान के आधार पर दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण, दीर्घ जो है और संयुक्त जो है, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण को एक साथ जोड़ देते हैं और स्वर वर्णों के मुख्य 3 भेद मानते हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। पहले देखेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वर्ण जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था स्वर वर्ण के बारे में, उसमें लिखा था जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है उसे स्वर कहते हैं। अब ये है ह्रस्व स्वर, इसमें है कि बहुत ही कम समय लगता है, सबसे कम समय जो लगता है जिसमें बोलने में वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है वो 4 है। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। आ नहीं बोलेंगे, अ बोलेंगे, ई, उ, री। इनकी संख्या जो है 4 है। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर कितने हैं, अगर ये पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर 4 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो ह्रस्व स्वर भी 4 हैं। कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री। अब इसके बाद देखेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर वर्ण क्या है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से 2 गुना अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जितना समय ह्रस्व स्वर को बोलने में लग रहा है इससे 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर में। जैसे बोलते हैं आ, तो जब दीर्घ स्वर बोलेंगे तो आ। इनकी मूल संख्या जो है दीर्घ स्वर की वो 3 है और कुल दीर्घ स्वर वर्ण जो है वो 7 है। इसके बारे में भी हम बताएंगे कि आपको जो आया था संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर को इसमें मिला दिया जाता है, इसलिए इनकी संख्या जो होती है 7 हो जाती है। संयुक्त स्वर 4 होते हैं और मूल संख्या जो है इसकी 3 है। तो ह्रस्व स्वर में बोलने में, आ बोलने में कम समय लगा, बहुत ही कम समय लगा, और आ बोलने में ज़्यादा समय लगा, इसलिए इसका ये दीर्घ स्वर हुआ। ई बोलते हैं, आ, ई, उ। जब बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस हिसाब से इनकी मूल संख्या जो होगी 3 हो गई और कुल दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या जो होगी वो 7 हो गई। अब तीसरा देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वर्ण जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिल करके बनते हैं, 2 स्वर से जब मिलके बनते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ, औ। अब ये देख लेंगे कि ये सब बनते किससे, किस किस वर्ण से मिलके बनते हैं, कौन कौन से स्वर वर्ण से मिलके बनते हैं, ये देख लेते हैं। ए जो बनता है छोटा या बड़ा के साथ छोटी या बड़ी, इनमें से कोई भी, छोटा के साथ छोटी, छोटा आ के साथ बड़ी, या बड़ा आ के साथ छोटी, या बड़ा आ के साथ बड़ी, इनमें से कोई भी किसी के साथ मिल जाता है। ये दोनों में से किसी के साथ मिलते हैं तो ए का निर्माण होता है। फिर देखते हैं अ, छोटा आ और बड़ा आ के साथ ए अ आता है, ये अपवाद स्वरूप है, तो अ का निर्माण हो जाता है। ओ का निर्माण जो होता है छोटा और बड़ा, ये सबसे पहले छोटा और बड़ा चारों में रहेंगे। इसके बाद जो देखेंगे
सबसे बाद वाला जमा, इसके बाद प्लस के बाद देखेंगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ जब आता है, इसके साथ ओ का निर्माण हो जाता है। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि पहले आता है छोटा बड़ा, फिर आता है छोटी और बड़ी। तो ए जो आता है, ए पहले आता है, ए जो होते हैं वो पहले आते हैं, तो इस हिसाब से ए का निर्माण हो जाएगा। और छोटा ऊ बड़ा ऊ इसके बाद आता है, तो ओ का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से एक सीरियल वाइज मिला के याद कर सकते हैं। और फिर आता है औ का, तो छोटा बड़ा के साथ ओ या औ आता है, तो ये अपवाद स्वरूप औ का निर्माण हो जाता है। इसके बारे में देखेंगे। अब देखते हैं हम प्लुत स्वर के बारे में। एक नोट भी है कि उच्चारण स्थान के आधार पर संयुक्त स्वर वर्ण को दीर्घ स्वर वर्णों के साथ जोड़ करके दीर्घ स्वर वर्णों की कुल संख्या 7 मानी जाती है। इसके पहले जो हमने बताया था अभी कि जो दीर्घ स्वर वर्ण है इनकी संख्या 7 है। मूल संख्या कितनी थी? मूल संख्या जो थी 3 थी और कुल संख्या जो थी वो 7 थी। तो मूल संख्या अगर पूछा जाए कि दीर्घ स्वर की मूल संख्या कितनी है, तो वो 3 है। और अगर पूछा जाए कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या 7 है। 7 कौन कौन से होंगे? 3 दीर्घ स्वर के और 4 जो होंगे वो संयुक्त स्वर के। तो 3 और 4 मिला के 7, टोटल मिला के 7 हो जाएंगे। अब देखेंगे प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों के उच्चारण से 3 गुना समय लगे। जितना स्वर वर्ण उच्चारण करते हैं आ ई, इससे ज़्यादा समय लगता है, तो उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ली, री, ओम, इसको बोलेंगे जब ओम, तो ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब कुछ नोट्स हैं, इसको भी हम याद कर लेंगे। आप अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आप सिर्फ ध्यान देंगे पढ़ने में कि क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहला देखते हैं, कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्णों को जोड़ करके हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या जो है वो 12 मानते हैं। प्लुत स्वर को जब जोड़ देते हैं, हिंदी में स्वर वर्णों की कितनी संख्या थी ये भी देखते। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 थी। अब जब प्लुत स्वर को मिला दिया जाता है तो वो 12 हो जाता है। और कुछ विद्वान री को भी जोड़ के हिंदी में कुल वर्ण की संख्या जो होते हैं 13 मानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि हिंदी में सिर्फ इतना लिखा जाता है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप 11 ही टिक लगा के आएंगे, 12 या 13 नहीं लगा के आएंगे। फिर आप देखते हैं दीर्घ स्वर री, ली और प्लुत स्वर वर्ण का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। इसका प्रयोग जो होगा री, ली और प्लुत स्वर जैसे ओम, इन सब का जो है प्रयोग जो है संस्कृत में होता है, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। जिन शब्दों के किसी वर्ण पर री अथवा ली की मात्रा लगी होती है, जिन शब्दों के किसी भी वर्ण पर री या ली की मात्रा लगी होती है, वह हमेशा तत्सम शब्द कहलाता है। आप तत्सम के बारे में एक ट्रिक भी जान लीजिए कि तत्सम शब्द वो होते हैं जिसमें री और ली की मात्रा लगी हो, तो वो आँख मूंद के हमेशा तत्सम पे ही टिक कर दीजिए, 100% सही हो जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो एक ये ट्रिक भी हो गया तत्सम याद करने का। तद्भव तत्सम जब देखते हैं तो जिसमें री और ली की मात्रा लगी हो वो तत्सम कहलाता है। और आ को शहीद वर्ण कहा जाता है। ये भी एक नया क्वेश्चन है। आ को शहीद वर्ण कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब शहीद वर्ण कौन सा है, तो वो आ है। छोटा आ को शहीद वर्ण कहते हैं। शहीद वर्ण क्यों कहा जाता है ये भी देखेंगे। तो जो आ होता है वो हर एक स्वर के साथ, व्यंजन के साथ, हर एक के साथ लगा रहता है। जैसे का लिखते हैं तो का के बाद का, आधा का लिखेंगे फिर प्लस आ लिखेंगे। जब का और प्लस आ लिखेंगे, आधा का प्लस आ लिखेंगे, तब फिर का निर्माण होता है। तो हर एक वर्ण के साथ ये जुड़ा रहता है, इसलिए शहीद वर्ण कहा जाता है ये। अब देखें अंक, अंक के अनुसार ये अनुस्वार होता है और आह को विसर्ग कहते हैं। ये के नहीं, अंक को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। अब ये हो गया छोटा आ से लेकर आह तक के सभी, छोटा आ से लेकर आह तक के सभी के बारे में। तो सबसे पहले देखे क्या है, हरस स्वर। हरस स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई,
आ ई। तो हरस स्वर में कौन कौन से आ गए, माफ करिएगा, हरस स्वर में आएंगे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आएगा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। फिर आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। अगर कहा जाए कि एक साथ मिलकर दीर्घ स्वर की कुल संख्या जो है, तो कुल संख्या में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 आते हैं। और प्लुत स्वर जो है री, री, ओम, ये ऐसे जो वर्ण होते हैं वो प्लुत स्वर में आते हैं। फिर आता है अंक। अंक जो है अनुस्वार हो जाता है और अह जो होता है वो विसर्ग कहलाता है। फिर अब देखेंगे व्यंजन वर्ण। अब आते हैं व्यंजन वर्ण के साथ। व्यंजन वर्ण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अभी हमने बताया कि जब का लिखा जाता है, खा लिखा जाता है, तो का, आधा का प्लस आ, इसके साथ का निर्माण होता है, खा, आधा खा प्लस आ। तो इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर कोई आधा का लिखा जाए तो वो व्यंजन ये एक साथ निर्माण नहीं हो पाएंगे। इसलिए स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोला जाता है, क्योंकि वो बोलने में बोल नहीं सकते हैं। आप सिर्फ लिख के देख सकते हैं हाँ का लिखा हुआ है, लेकिन जब बोलेंगे तो पूरा, जब तक कि प्लस आ नहीं जोड़ेंगे तब तक वो आप वर्ड बोल नहीं पाएंगे। तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी मूल संख्या जो है वो 33 और कुल संख्या 39। मूल संख्या कितनी है, 33 है, और कुल संख्या जो है 39 है। अब देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं हैं। व्यंजन वर्ण के अब भेद देखते हैं। व्यंजन वर्ण के कुल जो है कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। मुख्य जो है 3 भेद, और कुल जो भेद है वो 6 भेद हैं। ये भी ध्यान देंगे कौन कौन से हैं। व्यंजन वर्ण के मुख्य 3 हैं तथा कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से ये भी देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिसको हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और वैदिक व्यंजन। अब इन सब के बारे में, जो 6 भेद हैं, इनके बारे में हम विस्तृत में पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्यंजन हैं और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। फिर अब सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। इसके उच्चारण का क्या है, ये कि कैसे कैसे बनता है। तो स्पर्श व्यंजन जो होता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क्या क्या होते हैं ये भी अभी देखेंगे। आदि की सहायता ली जाती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या जो है वो 25 है और मूल संख्या जो है वो 16 है। इनकी कुल संख्या जो है वो 25 है और मूल संख्या जो है वो 16 है। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। का वर्ग। का वर्ग में आता है का, खा, गा, घा, अंगा। ये कंठ से बोले जाते हैं। जब बोलेंगे का तो कंठ से आवाज निकलती है, का, खा, गा, घा, अंगा, तो कंठ से आवाज निकलती है। फिर आता है चा वर्ग। ये आता है चा, छा, जा, झा, इया। जब इसको बोलेंगे तो जो जीभ होती है वो तालु से टकराती है, इसलिए चा, छा, जा, झा, इया। इसको बोलते हुए जब बोलेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ये कहाँ से निकल रही है और कैसे ये होती है। इस तरीके से अभी एक तरीके से और हम बता देंगे कि आप याद कर लेंगे। टा वर्ग। टा वर्ग हुए टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये होते हैं मूर्धा। फिर आता है ता वर्ग। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ये होंगे दंत। फिर आता है पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा, ये आते हैं ओष्ठ। जब बोलते हैं पा, बिना ओठ ओठ से ओठ जब तक नहीं सटेगा तब तक कि ये बोल ही नहीं सकते हैं। आप मुंह खोल के कभी बोल ही नहीं सकते हैं पा। कभी बोल के देखिए कि बिना टच किए पा, फा, बा, भा, मा, इसको बोल, इसलिए इसे ओष्ठ कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे इसका जो टोटल संख्या है, कुल संख्या जो है वो 25 है। टोटल जो संख्या है वो 25 है।
अब इसमें देखें, इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, इस तरीके से एक तरीके से याद कर लीजिए, कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ। फिर का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, इस तरीके से। अब इसमें एक चीज और है, ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये जो लास्ट के होते हैं ये नासिक के होते हैं, ये नाक से बोले जाते हैं। जब आप बोलेंगे अंगा तो ये नाक से आवाज निकलती है, इसे इसको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। नोट है, इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित वर्ण कहते हैं। इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित वर्ण कहते हैं और इसको वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। इसको, इन 25 वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है और इसको वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। फिर अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 4 है, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन, जिन श्वास जो है अंदर की तरफ खींचे, या, रा, ला, वा, कभी बाहर श्वास जाएगी नहीं, ये हमेशा अंदर की तरफ ही खींची जाएगी। जब बोल के देखेंगे तभी समझ में आएगा। इनकी जो संख्या हो गई 4 हो गई, इसको ध्यान दीजिएगा। इनकी संख्या, अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। या को और वा को, इसको अर्ध स्वर या सेमी वाबल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी वाबल, इसके सेमी वाबल भी कहा जाता है। ये अर्ध स्वर होता है। फिर देखते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में से शरीर में गर्मी पैदा हो, जिन वर्णों के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब बोलते हैं तो मुख से जो हवा निकलती है वो गर्म हवाएं निकलती हैं। तो आप इसको बोल के जब देखेंगे, सा सा हा, सा हा। इसको आप जब छोटे थे तो पढ़ते थे बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। तो जिस तरीके से आप समझ सकें, बस इसको समझना जरूरी है कि कौन कौन से वर्ड हैं, उस व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो वो आते हैं 4 वर्ड, सा हा। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? जो व्यंजन वर्ड 2 व्यंजन वर्डों से मिल करके बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन वर्ड 2 व्यंजन वर्डों से मिल करके बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 4 है। इनकी संख्या 4 है। जैसे छा, त्रा, ज्ञा, त्रा। छा कौन कौन से वर्ड से बनता है? का, आधा का प्लस खट्टी सा। तो का जो होता है वो कंठ होता है और ये सा जो होता है ये मूर्धा होता है। तो कंठ मूर्धा। त्रा, छा त्रा, त्रा में ता जमा रा, ये ता जो होता है दंत हो गया और ये मूर्धा हो गया। जा, ज्ञा, इसको जा बोला जाता है। सही सही वर्ड जो उच्चारण है वो जा है, जा, लेकिन इसको ज्ञा बोलते हैं। तो जा प्लस इया, जा प्लस इया, तालब प्लस तालब। और फिर आता है स्रा, बड़ा सा, उसको आधा कर देंगे प्लस रा, तो हो जाएगा स्रा। तो ये हो गया तालब प्लस मूर्धन। इस तरीके से इनका निर्माण होता है। संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वो 4 है, छा, त्रा, ज्ञा और त्रा। 2 व्यंजन वर्णों से ही मिलकर ये बनता है। 2 व्यंजन वर्णों से मिलते हैं, इसमें स्वर नहीं आते, सिर्फ व्यंजन ही आते हैं। इनकी संख्या जो है 4 हो गई, इसको भी सही ध्यान देंगे। फिर अब देखेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो द्विगुण व्यंजन होते हैं जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजनों का गुण पाया जाता है, 2 व्यंजनों का गुण पाया जाता है, उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। इसे आगत व्यंजन भी कहा जाता है, डा और ढा। इसे आगत व्यंजन भी कहा जाता है, जो इसका जो है डा और ढा, जो ये बिंदी रखा हुआ नीचे से, इसको ध्यान देंगे। इसे आगत व्यंजन भी कहते हैं, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, आगत व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन,
ये तीनों एक ही हैं। ध्यान देंगे, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है, आगध व्यंजन की संख्या 2 है, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या जो 2 है, और ये तीनों हैं के डा और ढा। फिर देखते हैं वैदिक व्यंजन। जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक सीमित रह गए, जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक सीमित रह गए, उन्हें हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। जिसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 1 है। ये जो बना हुआ है ये बीच में, ये यहाँ नहीं होगा, ये बीच में होता है, इस तरीके से बना रहता है, ये पूरा बंद नहीं रहता। ये लुंठित रा कहा जाता है इसको। ये वर्ड नहीं बन पाया इसलिए इन्होंने इस तरीके से बना दिया है। तो इसकी संख्या जो है वो 1 है, जिसको कहा जाता है लुंठित रा। इसे लुंठित रा भी कहते हैं। मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग हो रहा है। और एक नोट भी देखते हैं, हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं। हिंदी में फारसी भाषा के जो 5 वर्ण हैं, का, खा, सा, जा, फा। तो का के नीचे ये बिंदी जो लगा, का, खा, सा, जा, फा, ये 5 वर्ड जो है फारसी भाषा के हैं। तो फारसी भाषा का जो एक आप देखेंगे कि इसको पहचान करने की ट्रिक भी है कि जो नीचे बिंदी है, जैसे जीना, खुदा, ये लिखे हुए हैं, ये फारसी भाषा के वर्ण आ जाते हैं। इस तरीके से इसको ट्रिक के तरीके से भी याद कर सकते हैं। और हिंदी में अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण है, ये वर्ष नहीं है, वर्ण है, औ, या आ भी कहते हैं इसको। हिंदी में अंग्रेजी भाषा का जो एक वर्ण है वो आ है, आ या ओ, औ। ये हिंदी में अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण आता है। तो इस तरीके से हम आप देखें कि वर्ण के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे वाई संवेग के आधार पर वर्ण। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाई संवेग के आधार पर वर्ण। इसमें आते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, इसके बाद फिर घोष, सघोष, प्रकंपित वर्ण। इसके हिसाब से इसको पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, उसको करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इसको भी हम बढ़िया से देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके आगामी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो का PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगा, तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।